तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूलेशन। हाँ करो। फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी क्या? लग सकती है बिल्कुल। सर हमारा तो अगला एग्जाम मैथ्स का ही है। ओके, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? सर 8 ही आ रहे हैं। ये ओके। वाला बचा था तो ये आज कंप्लीट हो जाएगा। सर मतलब सर इसमें हमारी मैंने बताया कि मतलब जरूरी नहीं है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर ये 1 मार्कर में आता है तो हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं इसे। कौन सा शॉर्ट ट्रिक? सर मतलब एक रफ वहाँ पे ही रफ मतलब वो बना के क्या कहते हैं प्लेन एक्सेस बना के, और सर उन पे एस्टिमेट निकल सकते होंगे कि यही आएगा 1,2। ये शॉर्ट ट्रिक है लॉन्ग ट्रिक है? सर शॉर्ट है नहीं, देख लेते ये तो अभी खाली मैंने ओ निकाला है, मतलब डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट निकाला है बस। हैं। हम्म। ये लेंदी होगा, ये क्वेश्चन लेंदी लेंदी मतलब हो जाएगा, ऐसे आसानी से तो नहीं आएगा ये। अब तुम इसको अगर एक्स कॉमा वाई ले लेते हो तो तुम्हारे पास दो चीजें हैं। एक तो तुम दोनों डिस्टेंस को, बहुत सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर मालूम है। तुम्हें क्या क्या मालूम है पता है? देखो एसी का लेंथ तुम्हें पता है कितना है, ये 16 प्लस 0 मतलब 4। एसी का लेंथ 4 है, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, ये भी छोटा वाला भी 2 हो जाएगा। और फिर अब ना बीसी भी निकल जाएगा। बीसी कितना होगा पता है? बीसी मतलब साइड्स ए बी बी सी सब पता चल जाएगा। ए बी बी सी सी डी डी ये जो है, ये हमें पता चल जाएगा। डायगनल्स अगर हमें मालूम है, अगर किसी भी स्क्वायर का डायगनल हमें पता है कि ये 4 है, तो ये x होगा, तो ये x होगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो तो x की साइड वैल्यू, सर 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो x साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2√2 हो जाएगी। तो अब तुम क्या करोगे? देखो ये दो चीजें जो तुम्हें मालूम थी डिस्टेंस फार्मूला से बेटा, अब इसको यूज करो इस कोऑर्डिनेट के टर्म में। कैसे? ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल रखे हैं, 1,2 है, तो तुम ये समझ सकते हो कि ओ बी जो है वो कितना है? 2 है। दैट इज ओ बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4 के इक्वल हो जाएगा। और ओ बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर, यही आपका 4 के इक्वल है। इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। और इसके साथ साथ एक बात और, कि यहां से तुम देखो तो ए बी जो है ना वो 2√2 है। दैट इज ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ए बी स्क्वायर निकालेंगे कैसे बच्चों? ए बी स्क्वायर निकलेगा एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। तो इक्वेशन 1 में से जब इक्वेशन 2 को माइनस करोगे ना, तो ये तुम्हारे पास जो आएगा वो ये आएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, वाई माइनस टू होल स्क्वायर, वाई माइनस टू होल स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होगा। मैंने एक्स माइनस वन का स्क्वायर का एक्सपेंशन कर दिया, मतलब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कर दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा -4x इज इक्वल टू -4, और x की वैल्यू यहाँ से बहुत ही अच्छी सी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। और इसी को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, y माइनस टू आ जाएगी, बल्कि प्लस माइनस 2 के इक्वल। तो y की वैल्यू जो है, y माइनस टू की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 2 के इक्वल आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? y की वैल्यू हो जाएगी, बताओ, -2। 4 एंड 0। ठीक है, 4 और 0, मतलब y की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहां से। बात आई समझ में? यस सर। हम्म। एक बार फिर से तो बता x रहा। की यस सर, सुनना। अब
सुनो मेरी बात सुनो, इसमें ना प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि समझ में नहीं आने का रीजन क्या है कि ये पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन नहीं समझ में आया। जो मेन थीम है ना वो ये है, जो आइडिया जो इसमें लग रहा है वो आइडिया ये है कि हमें दो अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं ए और सी, तो हमने ए सी की लेंथ निकाली डिस्टेंस फार्मूले से, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमने अगर हमें डिस्टेंस ये डायगोनल अगर पता है, अगर हमें डायगोनल पता होता है स्क्वायर का, तो हम साइड की लेंथ भी निकाल सकते हैं जो कि 2√2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2√2 आ जाएगा साइड की लेंथ। अब उसके बाद अब समझो इस बात को कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ना ये जो OB की लेंथ होगी, OB लेंथ ये 2 के इक्वल है, लेकिन हम अगर B के कोऑर्डिनेट्स को x, y ले लेते हैं तो OB की लेंथ 2 है और O का कोऑर्डिनेट भी पता चल चुका है 1, 2 है OB, O का कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फार्मूला से x में y में एक इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन 1। ऐसे ही AB की लेंथ भी हमें पता है, साइड की लेंथ 2√2, उससे भी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो 2 इक्वेशन आ गए हैं, उसके बाद दोनों को सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें। दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कर देंगे, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उससे x की वैल्यू आ जाएगी, आ गई x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू इसी में रख देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, आ गई y की वैल्यू, बस यही किया है, ठीक है। सर समझ आ गया। हम्म, सर आपने 4 और 0 लिखा है क्या लास्ट में? हाँ जी, 4 और 0 होगा ना, जब तुम x की जगह पे 1 इसमें पुट करोगे तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ y - 2 का होल स्क्वायर 4 है ना, तो y - 2 होल स्क्वायर अगर 4 है तो y की वैल्यू 2 आएंगी, एक वैल्यू होगी +4, एक वैल्यू होगी 0। अब तुम इसमें चेक करके देख लो तो x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो और y की वैल्यू तुम अगर सपोज 0 रखते हो तब भी सेटिस्फाई होगा, और y की वैल्यू अगर तुम 4 रखते हो तो भी सेटिस्फाई होगा, करके देख लो, ठीक है। तो ये एक 1,0 कह सकते हो तुम, यहाँ से वर्टेक्स आ गया, मतलब B के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब D का कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही निकल जाएगा, D का कोऑर्डिनेट सपोज तुम अल्फा बीटा ले लेते हो बेटा, तो ध्यान से देखना, मैं ये जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं साइड में यहाँ पर कर देता हूँ। अगर अल्फा बीटा हमने D के कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं तो O मिड पॉइंट है BD का, O मिड पॉइंट है BD का, ठीक है जी। तो अल्फा प्लस 1/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट वाले फार्मूले से। तो अल्फा की वैल्यू शॉर्टकट में लिख रहा हूं 1 के इक्वल आ जाएगा। और ऐसे ही बीटा प्लस 0/2 की वैल्यू जो है ये आ जाएगा 2 के इक्वल, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। सो अल्फा बीटा निकल गया, दैट इज ये पॉइंट कोऑर्डिनेट निकल गया 1,4। तो चारों वर्टाइसेस इस तरीके से निकल के आ गए। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। एनी Yes, sir. कंफ्यूजन? नो सर। ओके, No, वेरी sir. गुड। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिकॉर्डेड एक बार वीडियो देख सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, जल्दी जल्दी करो तो इसको। सर ये 6.2 ये सब बीपीटी मतलब पिछले चैप्टर से बात कर रहे हैं ट्रायंगल के। हाँ नहीं, ये तो मेरे ख्याल से इसी का होगा ना, ये सिमिलर ट्रायंगल में किया होगा तुमने। अ लाइन इज Yes, ड्रॉन sir. इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC at DNE, AD by DV, AD by AB is equal to 1/4 है। डी पैरेलल है बीसी के। हाँ हाँ यस, ठीक है, ये 1/4 है। 1/4 का मतलब हुआ कि ये 1 पार्ट होगा तो ये 3 पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 1 पार्ट होगा तो ये 3 पार्ट होगा, मतलब 3 लेंथ नहीं है, ये 3 रेशियो, 16 रेशियो है। ये कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ, है ना, कैलकुलेट द एरिया ऑफ कंपेयर विद द ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल तो 1/4 नहीं होगा बेटा, पूरा है वो, पूरा AD by AB है, इसलिए 1 पार्ट है तो छोटा पार्ट 3 पार्ट होगा ये। हाँ
ये डी है और ये ई है, तो आप समझ सकते हो ट्राइंगल एडीई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी के। क्यों भाई, एंगल इक्वल है यहाँ पर, और साथ ही साथ ये एंगल भी इसके इक्वल है, डी डी पैरेलल दिया हुआ है, तो एंगल सिमिलैरिटी से। तो हमें पता ही है कि एरिया का जो रेशियो होता है वो एरिया एडीई बाय एरिया एबीसी जो रेशियो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/16। नहीं, क्योंकि 1/16 मतलब AD स्क्वायर बाय AB स्क्वायर आ जाएगा, और AD बाय AB तो दे रखा है ना 1/4, तो 1/16 हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो 1:16 हो जाएगा। बट अब बात करते हैं एरिया, इसकी बात करते हैं कि ABC की एरिया कितना है वो निकाल सकते हैं हम लोग। एरिया ABC हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, याद करो फार्मूला क्या होता था, x1 y2 माइनस y3 तो 3 हो जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस y1 तो -4 हो जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2 तो x3 ये आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 7 तो 15/2 आ जाएगा ये। 15/2 यूनिट स्क्वायर एबीसी का एरिया आएगा, करेक्ट है, एबीसी का एरिया आएगा 15/2। तो एडीई का एरिया निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, एबीसी की जगह पे 15/2 पुट कर दो, और इधर तो 1/16 है ही लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया एडीई आ जाएगा आपके पास 15/32। ठीक है, यही आंसर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। आई बात समझ में सबको? यस सर एक बार सर। नोट कर लो। यस Yes, सर, sir. यस सर। ओके, सर इस चैप्टर की अभी तक डीपीपी नहीं आई है। आज कल में आ जाएगी, आज या कल में। सर इसके भी 2 ही डीपीपी आएंगे। मे बी, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है ना कि इसकी डीपीपी के लिए मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, लेवल 1 लेवल 2 और उसके बाद एनटीएससीआर का है, वो बेस्ट है। ठीक है, उतना अगर आप 30-35 क्वेश्चंस कर लेते हो तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ओके सर। वैसे डीपीपी आएगी, ऐसा नहीं है, डीपीपी आएगी। प्राइमरी फोकस आपको मॉड्यूल पे रखना है, ठीक है, डीपीपी करना है नो डाउट, लेकिन मेन फोकस आपका मॉड्यूल जो आपको मिला हुआ है उस पे करना है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें एक चीज समझाने की कोशिश की जा रही है आपसे, एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं इसमें बता देता हूँ होता क्या है। देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल ले लो, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीडियन कहते हैं इसको, अपोजिट साइड को जो लाइन बाइसेक्ट करती है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। ये मीडियन है, जो बीडी और डीसी मतलब बीसी को बाइसेक्ट कर दे लाइन, ऐसी लाइन सेगमेंट ए थ्रू वर्टेक्स है, उसको हम मीडियन कहते हैं। ऐसे ही दूसरा एक और मीडियन होगा, ये बी मीडियन हो गया, और ये तीसरा मीडियन होता है, इसको हम कहते हैं सीएफ। तो ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, जो तीनों पॉइंट जहां पर मिलते हैं, हाँ सेंट्रोइड कहते हैं उसको, ठीक है। पॉइंट ऑफ मीटिंग, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी of medians of a triangle is called centroid. सेंट्रॉइड को जनरली लेटर जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये ऐसा रूल नहीं है, मतलब आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, जनरली बुक में जी से डिनोट किया रहता है। आप देखो इसके बाद ना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि AG by GD वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, बाद में मत पूछना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस जो होता है वो डबल होता है सेंट्रॉइड से फुट का डिस्टेंस के, ठीक है, मतलब 2:1 होता है ये AG by GD। अब कोई बच्चा यहीं पर कहेगा GD by AG क्यों नहीं भाई, GD by AG नहीं, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है और सेंट्रॉइड और जो फुट के मीडियन के फुट का जो डिस्टेंस होता है, मतलब उनका रेशियो 2:1 होता है, और यही रेशियो BG by GD BD by GE भी होगा, और यही रेशियो CG by GF भी होगा। बात आई समझ में सबको? कहने का मतलब ये है, यस सर। यस सर।
सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है। ओके बच्चों, यस सर। यही Yes, sir. यही आपको यहाँ पर Yes, sir. यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अगर इसके वर्टेक्स ये सॉरी एक के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 x2 है और इसके कोऑर्डिनेट्स y1 y2 है और इसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं, c के कोऑर्डिनेट्स, देन सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2 x1 प्लस x3 by 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। सबसे आसान फार्मूला है। आप स्क्रीन में लिख रहे हो? हाँ जी, लास्ट में प्रूफ भी करवाया ना एनसीईआरटी ने लास्ट वाले क्वेश्चन में। अच्छा सर मॉड्यूल में भी प्रूफ है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हाँ। प्रूफ करवाया ये। हाँ, प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। ये देखो प्रूफ भी कर सकते हैं। 2:1 है ना, ये 2:1 है। तो ध्यान से देखना कि जो डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 प्लस x3 by 2 कॉमा y2 प्लस y3 by 2 मिड पॉइंट फार्मूले से। बात समझ में आई यस बेटा? सर। अब ध्यान से Yes, देखना, sir. अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। अब तुम कुछ मत देखो, खाली इसमें देखो, ए को देखो और जी को देखो और ये डी को देखो। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 प्लस x3 by 2 कॉमा y2 प्लस y3 by 2 और साथ ही साथ ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और ये रेशियो 2:1 है। इसमें हम सेक्शन फार्मूला अगर लगा देंगे ना तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जी के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, देखो क्या मिलेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा x2 प्लस x3 by 2 के साथ, तो कैंसिल हो जाएगा, तो x2 प्लस x3 आ जाएगा। और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा x1 के साथ, तो आ जाएगा प्लस x1 अपॉन में m1 m प्लस n, m प्लस n का मतलब 3। 2 + 1। यस, ऐसे ही 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा y2 प्लस y3 by 2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y2 प्लस y3 आ जाएगा। प्लस में 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा y1 के साथ, 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा y1 के साथ, तो y1 अपॉन में 2 + 3। तो यही सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है। ठीक है, ये उसमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। 4th पार्ट में, 5th पार्ट में आया समझ में बेटा? ठीक है, हमें अगर रेशियो पता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं रेशियो अगर मालूम है कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है भाई? ये x1 x2 प्लस x3 by 2 कॉमा y2 प्लस y3 by 2 को और साथ ही साथ x1 y1 को, इन दो पॉइंट्स को g पॉइंट 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला वही लगेगा, 2 इंटू ये पार्ट x2 प्लस x3 by 2 ऐसे ही अपॉन में इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। जो फार्मूला आप जानते हो उस फार्मूले से देखो करके दिखा दिया, इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में सबको? यस सर। Yes, यस sir. सर। एक और क्वेश्चन है, वो भी कर ही लेते हैं। लास्ट है ये। ABCD is a rectangle formed by ABCD, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, PQRS मिड पॉइंट्स हैं। नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पैरेललोग्राम बनता है ये। ठीक है, सर रोम्बस बनता है। नहीं, अगर स्क्वायर होता है तो रोम्बस बनता है। ये सर 9 क्लास में प्रूफ किया था मिड पॉइंट थ्योरम से। नहीं सर रोम्बस भी तो होगा ये। सर रोम्बस होना चाहिए। बन रहा है। रोम्बस बनेगा, यस रोम्बस बनेगा, हाँ रोम्बस बनेगा, सॉरी। सर रेक्टेंगल तो दे ही रखा है वैसे भी, तो सर हमें तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले से सारी वो इक्वल प्रूफ करनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस फार्मूले से यही लेंथ दिखानी है हमें। तो आर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो जैसे आर की कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 5,3/2। ऐसे ही अब पी की कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, -1,
3/2। और Q के कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो हो जाएगा 2,4। और S के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा 2,-1। अब आप डिस्टेंस निकालोगे ना, तो RS का डिस्टेंस निकालो। तो RS का जो डिस्टेंस निकलेगा, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप कहीं से भी कर सकते हो स्टार्ट। कितना हो जाएगा? 9 + 25/4 कितना आ जाएगा? 25/4 कितना आ जाएगा? √61। यस 61 अपॉन में यस 2। सर। हाँ, RS की वैल्यू आ गई √61/2। ये डिस्टेंस फार्मूला से आ गया। ऐसे ही इसके बाद निकालते हैं RQ की वैल्यू। तो RQ कितना आएगा बेटा? RQ भी यही आना चाहिए, करके देख लो। ठीक है, यही आएगा। और यही आपका QP भी आएगा और यही आपका PS भी आएगा। ठीक है, वो तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि सपोज ये अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा, और फिर ये y हो जाएगा तो ये भी y हो जाएगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, सॉरी ये भी हाँ ये भी x होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा। तो सारे लेंथ √x² + y² होंगे, तो रोम्बस तो होना ही है। तो ये हमें पता ही है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर सीधा सीधा कि सारे लेंथ बराबर होंगे। ओके, अब बात करते हैं होंगे। हाँ हाँ, यस, डायगोनल्स की चेक। सर मतलब जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें सारे क्वेश्चन बस लेंदी है। हाँ बिल्कुल। तो PR की जो लेंथ होगी बेटा, ये PR की लेंथ कितनी हो जाएगी? PR की लेंथ कैसे निकालेंगे हम? PR की लेंथ हो जाएगी आई थिंक 36, तो 6 आ जाएगा PR की लेंथ। और SQ की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा? SQ की लेंथ जो होगी वो 5 हो जाएगी। एंड सिंस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal PQRS is a and rhombus. diagonals are not equal, diagonals are not equal, therefore PQRS is a Rhombus. rhombus. तो ये इसमें जस्टिफाई और आंसर भी हो गया, सब कुछ हो गया है ना? आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब बुक के ना लास्ट में जो दिया हुआ है, एक नोट दिया हुआ था, जो कल किसी बच्चे ने पूछा था कि नोट में लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। नोट है ना, एंड में नोट लिखा हुआ है, उसमें दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला ही है, वो सेक्शन फार्मूला ही है। External वाला। सर 1 सेकंड हटाना मत। ओके, तुम लोगों को टॉपिक पता है आज क्या हम लोग करने वाले हैं? लोकस मैसेज नहीं आता है, मैसेज नहीं आता है आज। सर मैसेज तो नहीं आया था, मैसेज नहीं आया था सर, बस इतना आया था क्लास क्या आता है वैसे टॉपिक का मैसेज आता है, टॉपिक का मैसेज आता है? नहीं सर, कभी नहीं आता। कब नहीं आया सर, कभी नहीं आता सर इस बार तो राजनाथ टाइम टेबल ही नहीं मिला, और टाइम टेबल ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, वो अगले हफ्ते से मिल जाएगा। सर आज तो इन सेंटर लोकस और वही सब करेंगे ना, एक्स्ट्रा टॉपिक जो एनटीएससी के स्ट्रेट लाइन वगैरह। हाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है। देखो, एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, वो जो एंड में लिखा हुआ है ना, वो यही है। उसको मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है इसका मतलब। जब भी एक लाइन सेगमेंट दी हुई होती है, देखो जैसे मान लो मैंने ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया AB, तो इसको एक तीसरा पॉइंट जो है ना, दो तरीके से डिवाइड कर सकता है। या तो C A और B के बीच में होगा, तो ये देखो इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन, मतलब C पॉइंट यहाँ पर इंटरनली AB को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो हम लोगों ने किया था, याद करो, M:n के रेशियो में हुआ करता था, तो ये होता था mx2 + nx1, वेर x1 y1 ये था और x2 y2 ये हुआ करता था। तो आप लोगों को याद होगा ये mx2 + nx1 अपॉन में m + n, my2 + ny1 अपॉन में m + n। ये था इंटरनल डिवीजन, मतलब C पॉइंट A और B के बीच में होता था। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता था वो, इसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि लाइन सेगमेंट को ऐसे ही डिवाइड कर सकता है कोई पॉइंट ऐसे भी हो सकता है जो A और B के बीच में ना हो, बल्कि
ए बी को एक्सटेंड करने पर कहीं पर इसको डिवाइड कर रहा हो। जैसे ए बी लाइन सेगमेंट इतना तक ही था, इतना ही था, लेकिन इसको सी पॉइंट उसके एक्सटेंड करने पर, एक्सटेंशन पर कहीं पर लाई कर रहा है सी पॉइंट। तो इस तरह के डिवीजन को कहा जाता है, वैसे तो माइनस हो जाते हैं। इस तरह के डिवीजन को कहा जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इस तरह के डिवीजन को कहा जाता है और एक्सटर्नल डिवीजन। और इस केस में अगर ए सी बाई बी सी, हम कहेंगे कि सी पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए सी बाई सी बी सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ये रेशियो अगर m बाई n है तो ये पूरी लेंथ, एक सेकंड के लिए मान लो कि ये m है और ये छोटी लेंथ जो है ये n है। इस केस में हम कहते हैं कि डिवीजन जो है वो m/n होगा। तो रेशियो ए सी बाई बी सी माना जाता है। सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और वो रेशियो AC बाई BC माना जाता है। AC बाई BC, यहाँ भी AC बाई BC, और इससे पहले इंटरनल वाले में भी AC बाई BC ही था, यहाँ भी AC बाई BC ही है। लेकिन AC बाई BC जब m बाई n होगा तो तुम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि जो AB होगा ना वो m माइनस n हो जाएगा। फिर AC बाई सॉरी जब AC बाई BC m बाई n होगा तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये AC पूरी लेंथ m है और BC लेंथ n है, तो ए बी कितना होगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये बेसिक बातें हैं जो आपको ये समझ में आना चाहिए। ये चीज डिफाइंड है कि जब कभी कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो वो रेशियो ए सी बाई बी सी होता है, और फिर वो रेशियो अगर m बाई n है तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये x1 y1 है, ये तुम्हारा x2 y2, ये 2 पॉइंट तो दिया होगा, ए और बी तो फिक्स पॉइंट्स थे ना, तो वो तो दिया होता था। और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने होते थे, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने होते थे। तो कैसे निकलेगा, वही सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। अब वो m की जगह पे m माइनस n है और n की जगह पे n ही है अभी भी, तो m की जगह पे खाली m माइनस n आ गया है। तो वही इंटरनल फार्मूला ही अगर लगा दें, ठीक है, तो देखो इंटरनल फार्मूला से क्या आ जाएगा बेटा, x2 y2 जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये किसके इक्वल आ जाएगा, जरा देखो तो मुझे बताना, m माइनस n टाइम्स x, m माइनस n दूर वाला x कोऑर्डिनेट, तो mx माइनस nx प्लस n इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट, तो nx1 अपॉन, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो बेटा 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 ना 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 ना, गो टू द बेसिक्स, गो टू द बेसिक्स, एनसीईआरटी फिर से पढ़ो दोबारा, ठीक है, और वीडियो जाके देखो दोबारा। सर अपॉन m आ जाएगा ना? यस, अपॉन में m आएगा, सारा फाउंडेशन ही हिला हुआ है। ठीक है, यस सर। हम कहाँ क्या करते थे, जाएगा। इंटरनल डिवीजन में ये पॉइंट बीच में होता था। ठीक है, तो हम यही चीज, इसी को हम अब निकालने जा रहे हैं, x2 y2 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। फिर से देखो, m माइनस n दूर वाला y कोऑर्डिनेट, तो my माइनस ny, फिर n दूर वाला y कोऑर्डिनेट, तो ny1। ये हम लोग अभी इंटरनल डिवीजन ही कर रहे हैं, जो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला सीखा था वही कर रहे हैं, बस वैल्यू थोड़े बड़े बड़े हैं, m माइनस n वैल्यू आ गया है, बस अपॉन में m आ जाएगा। अब तुम यहां से इसको इसके इक्वेट कर दो और इसको इसके इक्वेट कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, जब इसको x2 को जब तुम इसके इक्वेट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। हाँ बोलो सर। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब हम लाइन ए बी को कंसीडर कर रहे हैं पर सी भी एक पॉइंट है। बाहर पॉइंट है। ओके सर। x की वैल्यू आ गई mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, और ऐसे ही y2 को जब इसके इक्वेट करोगे दूसरे वाले के, my माइनस ny, तो m माइनस ny हो जाएगा प्लस ny1, और ये m से मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y की जो वैल्यू है बेटा ये आ जाएगी my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा ना तो c के कोऑर्डिनेट्स प्लस की जगह पे माइनस हो जाते हैं। वहां था mx2 प्लस nx1, यहाँ है mx2 माइनस nx1, वहां था m प्लस n, यहाँ हो जाएगा m माइनस n। बात खत्म, बात खत्म। सर सी के कोऑर्डिनेट्स है कि बी के कोऑर्डिनेट है? देखो तो किसके हैं, देख के बताओ। ठीक है। अगर सर, तुम्हें ये ठीक नहीं है। दिख रहा है किसके कोऑर्डिनेट्स है तो सर ठीक है को तुम्हें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है फिर। ठीक है, ए और बी दो फिक्स पॉइंट्स दिए हुए थे हमारे पास। ठीक है, सी कोई तीसरा पॉइंट है जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को बाहर से डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और उसी को हमें फाइंड करना है। एक्स और वाई ऑलवेज वेरिएबल होते हैं, x1 y1 x2 y2 कांस्टेंट्स होते हैं।
तो सी है, ये सी है, ठीक है। बाय द वे सीबीएसई में नहीं आएगा ये, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। और एनटीएससी में भी आने के चांसेस कम ही रहते हैं, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं सर। लेकिन आपको याद- एग्जाम्पलर में भी इसके क्वेश्चन थे। हाँ तो हो सकता है, लेकिन चांसेस कम ही होते हैं इसके। क्वेश्चंस देखना पड़ेगा कि आता भी है कि नहीं आता है। एनटीएससी में मुझे, सीबीएसई में तो कोई चांस ही नहीं है, सीबीएसई में तो आ ही नहीं सकता है। एनटीएससी में भी आए हैं कि नहीं आए हैं देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्योंकि कोई बड़ी बात है नहीं, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल वो फार्मूला समझो कि इंटरनल डिवीजन में mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n होता था, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, बात खत्म। सर इसका एक एग्जांपल दिखा दीजिए। हाँ एक एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। सर एक मिनट अभी रिमूव मत कीजिएगा। ठीक है ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। लिख लिया सर। ओके एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये लो, इसमें ना मैं खाली इंटरनली को एक्सटर्नली कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, इसको ना इंटरनली को मैं एक्सटर्नली कर रहा हूँ, और इस 3:4 को 4:3 कर दिया मैंने। इस क्वेश्चन को करो। सर बोलो। सर हमारे सर कह रहे थे कि हमारे स्कूल में कि जब रेशो -m/n हो जाता है तो तब होता है कि ऐसा कि पॉइंट जो है वो लाइन से बाहर है। नहीं वो तो सर अलग ये बात, बताएं। वो अलग बात हो गई, वो एक अलग चीज हो गई। वो रेशियो को नेगेटिव लिया जाता है ना, ठीक है। -m/n का सर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ये है ये पॉइंट जो है ना बाहर जब भी होता है, AB बाई AC है, तो AC बाई BC जो डिवीजन का रेशियो क्या हुआ, AC बाई BC हुआ, ये लेस देन 0 होता है, ठीक है। ये लेस देन 0 कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं ये चीज अभी नहीं बताई जा सकती है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं इसको प्लेन ज्योमेट्री से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वो वेक्टर में सिखाया जाता है कि क्यों ये वैल्यू नेगेटिव होती है, ये रेशियो को क्यों नेगेटिव लिया जाता है। ओके हाँ। सर 19 कॉमा -37। ओके देखते हैं अभी बच्चों। 19 -37। देखो बेटा, सर 19 -37। ये पॉइंट बी है, ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं। आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, सॉरी -7 है, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सी और रेशियो क्या है, AC बाई CB दिया हुआ है, AC बाई CB या BC दिया हुआ है 4/3, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपका यही m/n है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यही आपका mx2, ये आपका x1y1 है, और ये आपका x2y2 है, और आपको x, y निकालना है। तो देखो बेटा x, y क्या होगा, m कितना है 4, और x2 कितना है 4, तो 4 4 जा 16, माइनस में आएगा nx1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 कितना होता है -3, बट +3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन लगा था। बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। पहले तो m है 4 और x2 है 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद माइनस का साइन आएगा, फिर n इंटू में -1 आएगा। तो ये तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। और m - n मतलब 4 - 3, कॉमा my2 मतलब 4 इंटू में -7, और माइनस का साइन आएगा, n मतलब 3, और y1 का मतलब 3 अपॉन में m - n 4 - 3। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 16 और +3 19 आ जाएगा ये। और दूसरा क्या आएगा बच्चों, -28 और -6 -34। -9 आएगा ना? हाँ
सर 339। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ ये आ जाएगा -9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -37। आई एम सॉरी, -37, 19 कॉमा -37। आया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। सर नहीं समझ में आया तो भी टेंशन वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये सीबीएसई में भी नहीं आएगा और एनटीएससी में आने के चांसेस भी ना के बराबर है, तो कोई घबराने वाली बात बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, बस कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं इसको। ये भी कोई उतना ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही धांसू कोई फार्मूला है, बस सिंपल सी बात है। तो देख लो इसको, चांसेस कम ही होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आने के, बट आपको पता होना चाहिए आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये है इन सेंटर का फार्मूला। ठीक है, इन सेंटर का, अगर मान लो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से ना तीनों के साइड की लेंथ आप निकाल सकते हो, तीनों के साइड की लेंथ आप निकाल सकते हो। बिल्कुल, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। यस यस सर। यस यस सर। बोलो 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 बच्चे, क्या कह रहे हो? नहीं सर, यस सर कह रहा था, एग्रीमेंट में यस सर कह रहा था। कोई कुछ पूछ रहा था अभी? किसी को कंफ्यूजन? बेटा साइड की लेंथ तो निकाल ही सकते हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला से साइड की लेंथ निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन सेंटर का फार्मूला जो है वो भी सेक्शन फार्मूला से ही आता है। अब ये कॉम्प्लिकेशन जो ये यहाँ पे जो पार्ट है ना, कैलकुलेशन डेरिवेशन इसका दिया हुआ है, चाहो तो इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, लेकिन मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। तो जो इन सेंटर है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आता है निकल के, वो ये कि देखो ध्यान से देखना, कोई भी साइड लो, साइड मतलब ए बी सी साइड ले लिया है हमने, एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी। कैसे निकलेगा ये ए और बी सी की लेंथ? डिस्टेंस फार्मूला से। कोई भी साइड लो और उसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, कोई भी साइड ले लो और उसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट। एंगल बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। कोई भी ट्राइंगल ले लो, उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे ही ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ऐसे ही एक तीसरा भी एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन है। तो जहां पर तीनों मिलते हैं उसको हम कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं उसको कहते हैं इन सेंटर। ट्राइंगल में दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ट्राइंगल के हमेशा अंदर होते हैं, एक इन सेंटर और इससे पहले जो हमने किया था सेंट्रॉइड। ये दो ही ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ट्राइंगल के इनसाइड होते हैं, अंदर में होते हैं, नहीं तो बाकी पॉइंट्स बाहर भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें ऑर्थो सेंटर की, तो ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। जैसे देखो ये ऑर्थो सेंटर, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर कहीं पर यहाँ पर होगा। राइट एंगल के सर वो वाले वर्टाइस पे होगा, राइट एंगल के वर्टाइस पे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही सरकम सेंटर भी बाहर हो सकता है, लेकिन इन सेंटर एंड सेंट्रोइड जो होते हैं वो दोनों ट्राइंगल के अंदर होते हैं। ये बात भी पूछी जा सकती है आपसे। तो इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट। और अगर हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से साइड की लेंथ निकाल लेंगे ए बी सी। और फिर देखो क्या करते हैं, ए मान लो साइड लिया तुमने, तो उसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x1, तो ए को x1 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर बी साइड लिया तुमने, तो बी के सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x2, तो बी x2। इस तरीके से याद, इस तरीके से रखना है कि कोई भी साइड लोगे उसके सामने वाले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर करके 3 बार ऐड कर देंगे, 3 बार मतलब अलग अलग वैल्यूज लेकर के, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ऐसे ही a लेंगे, फिर सामने वाला y कोऑर्डिनेट ले लेंगे, तो a y1। कोई भी साइड ले लो, b ले लो तो सामने वाला y कोऑर्डिनेट लो, मल्टीप्लाई कर दो उसको, और c ले लो, फिर सामने वाले y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दो सबको। ये आ गया इन सेंटर का फार्मूला। अरे मॉड्यूल में है ना सर? हाँ जी सर मॉड्यूल में भी है ना? मॉड्यूल से ही कॉपी किया है मैंने, मॉड्यूल का ही है ये, मॉड्यूल में ही है ये। सर हाँ जी सर एक बार वैसे बता दो सर कैसे किया। बेटा सुनते नहीं हो क्या? इतना स्लो स्लो तो बता रहा था, तुम्हारा ही नुकसान है। 2 महीने तक चलेगा यही चैप्टर। फिर ए को पहले तो देखो, फिर से स्टार्टिंग से एक एक चीज बताऊं मैं।
x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये 3 वर्टाइसेस हैं ट्राइंगल के, ठीक है। और इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से ना तीनों साइड की लेंथ निकाल लो, तीनों साइड की लेंथ निकाल लो। तो ए मान लो कि ये BC की लेंथ A आ गई, AC की लेंथ B आ गई, AB की लेंथ C आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सेंटर निकालने के लिए A लो, कोई भी एक साइड ले लो, चलो पहले A ले लेते हैं। तो A को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ही B को x2 से, C को x3 से, और सबको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, और डिनोमिनेटर में A प्लस B प्लस C हो जाएगा। तो ये हो गया फार्मूला इन सेंटर का, इन सेंटर का फार्मूला हो गया ये। ऐसे ही A लेंगे, फिर y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, C को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे। यस सर, क्लियर है। यस सर एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होती है ना? हाँ, ये क्वेश्चन करो, देखो अभी बताना। थोड़ा हिंट देता हूं मैं। सर इंसेंटर के फॉर्मूले में जो ABC था वो क्या था? याद करो क्या था। साइड सर थीटा ट्रायंगल। साइड तो थी फिर क्या? खुद से ही पता चल गया तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही बात है। डाउट हो रहा था मुझे। अब जबकि हमने सारे डिस्टेंसेस निकाल लिए हैं, साइड के लेंथ निकाल लिए हैं, तो अब खाली वैल्यू पुट करके जोड़ना घटाना है बस। कोई भी साइड ले लो, 2√10 लिया तो उसके सामने वाला x कोऑर्डिनेट देखो कौन है, 1 है, 1 दिख रहा है, तो 2√10 हो जाएगा। फिर प्लस आएगा, फिर दूसरा साइड लेंगे, दूसरी साइड कौन सी है, √5, तो √5 के सामने वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, -5√3। यस, तो -3√5 हो जाएगा। तो ये प्लस का साइन हटा करके माइनस कर देते हैं, तो -3√5 हो जाएगा। फिर अगला कोऑर्डिनेट, अगला साइड लेंगे √17, तो उसको √3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 3√17। अपॉन में क्या होगा, सारे साइड्स का सम, सारे साइड्स का सम का मतलब √17 प्लस 2√10 प्लस प्लस, यस यही है, बिल्कुल सही। फिर ऐसे ही y वाले से मल्टीप्लाई करो, तो जब y वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√10 आएगा, और फिर √5 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। √5 को 0 से प्लस 2√17 आ जाएगा। अपॉन में वही जो इसके पहले वाले में था, 2√10 प्लस √5। सर इसको अगर हाँ बोलो बोलो बोलो। तो इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कैसे करेंगे अगर कभी करना हो तो? बहुत टफ हो जाएगा, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना बहुत टफ हो जाएगा। ग्राफ पेपर पे ना प्लॉट करना पड़े, इसीलिए तो ये सारी चीजें निकल के आई हैं। सर पहली बात तो हम इसकी वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे, तो प्लॉट कैसे करेंगे? रूट में जो होती है उसको तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं सर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अजीब सी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। नहीं आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, तो √3 की भी तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन प्लॉट तो कर ही लेते हैं ना हम। सर प्लॉट तो कर हाँ कर लेते हैं ना। यस सर। हाँ तो इसको भी रैशनलाइज करके किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा। तुम इसको रैशनलाइज कर सकते हो? ये रैशनलाइज करने वाला क्वेश्चन भी नहीं आया होगा 9th क्लास में ऐसे वाले को,
ठीक है, लेकिन इसको रैशनलाइज किया जा सकता है, 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, लेकिन रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर इसका। ठीक है, और फिर जब इरेशनल नंबर आ जाएगा तो उसको प्लॉट किया जा सकता है, बहुत ही चैलेंजिंग होगा और वो अनवांटेड है, अननेसेसरीली उस पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे प्लॉट करने के लिए। बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इन सेंटर का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। सर इसे प्लॉट करने का एक तरीका है कि ये ट्रायंगल ना एज इट इज कोऑर्डिनेट लेके बना देंगे और एंगल बाइसेक्टर्स जो है ना वो ड्रॉ करके इंटरसेक्ट करा देंगे, वही कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कर सकते हैं। ये देखो, आया किसी का आंसर? ए। ओके, इशिका ने आंसर दिया है ए। इशिका एक्सप्लेन करोगी कैसे किया तुमने? सर आपकी स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं दे रही। यस सर। तो आपकी स्क्रीन ठीक हो गई सर। सर डी है आंसर। डी है? सर बी है, बी है सर, बी आंसर है सर, बी आंसर है फॉर श्योर। यस सर, बी आंसर है। ए बी सी साइड ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 1,√3, इसको ले लेते हैं 0,0 और इसको ले लेते हैं 2,0। यही है, यही है, गलती से हो गया वो कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से बताओ तो मुझे कितना हो जाएगा? ये AC की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, और BC की लेंथ होगी तीनों साइड 2। 2। ये भी सारी साइड 2 होंगी। सारी साइड 2 तो होगी। हाँ, सारी साइड 2 है, तो इसका मतलब इन सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रॉइड। मैं क्यों इतना डोंकीज वर्क करूंगा कि मैं AX2 + BX1 + CX3 निकालूंगा? सिंपली जब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो चुका है तो उसमें इन सेंटर और सेंट्रॉइड सेम होते हैं, और इसीलिए जो इन सेंटर होगा वो सेंट्रॉइड के फार्मूले से भी निकल जाएगा। 1 + 0 + 2/3 मतलब 3/3, दैट इज 1। और √3 + 0 + 0/3 √3/3। √3/3 को 1/√3 भी लिखा जाता है। सर मेरा आंसर सही था। सर डी पर। यस सर, मेरा भी डी आ रहा है। सर मेरा भी डी आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा? इस क्वेश्चन में कुछ था, स्पेशल था कुछ इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। नो सर। नहीं था, तुम कह रहे हो? मेरे ख्याल से था। स्पेशल ये था कि कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, वो लगे होंगे अभी भी वो AX1 + BX2 + CX3 करने में। ठीक है, और वैसा करने में इसको टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन को 1 मिनट तो लग ही जाएगा, लेकिन ये 1 मिनट से कम में किया जा सकता था। और इसीलिए दोनों में बराबरी मेहनत लगेगी। नहीं, बराबरी क्यों लगेगी? जब पता चलेगा कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो बात खत्म हो गई, फिर इन सेंटर से वो टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो नहीं, अगर कैलकुलेशन फास्ट हो तो हो जाएगा उससे भी जल्दी, क्योंकि मैंने उसी से किया। ठीक है, तो डी आंसर आएगा, और इसीलिए ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सर क्या बात कर रहे हो, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है? लास्ट मेंस में पूछा होगा, एडवांस में तो नहीं आया होगा। उस टाइम में स्क्रीनिंग हुआ करता था IIT का। अच्छा सर, तो AIEEE में आया होगा फिर? IIT में आया हुआ तो IIT क्या, मुझे IIT और IIEEE में डिफरेंस नहीं पता है जो मुझे समझा रहे हो तुम? नहीं सर, समझा नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। पहले मैं एक कह दिया एग्जाम मैंने IIT में, तो IIT में ही है वो। IIT में 2004 के स्क्रीनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है वो।
स्क्रीनिंग मतलब? स्क्रीनिंग पहले हुआ करता था, पहले जमाने में, आज से 15 साल पहले स्क्रीनिंग हुआ करता था, जिसको पीटी कहते थे, पीटी टेस्ट, मतलब वो ऑब्जेक्टिव टाइप आता था, और उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते थे आईआईटी में, वो बच्चे मेंस लिखते थे। आईआईटी जिसको आजकल एडवांस बोला जाता है, उसको उस टाइम में, उस जमाने में आईआईटी मेन बोला जाता था। और उस आईआईटी ओके। मेन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। आईआईटी मेन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते थे, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ऐसे करके आते थे, और केमिस्ट्री के भी 7 या 8 क्वेश्चन आते थे। सब्जेक्टिवली उसको सॉल्व करना होता था। जो बच्चा 2 क्वेश्चन करके आता था ना, वो एकदम खुश होके आता था कि 2 क्वेश्चन हो गए मेरे से 10 में से, ठीक है। और जो बच्चा 4 या 5 कर देता था, वो उसकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में होती थी। ये तो ओलंपियाड वाला हिसाब किताब हो गया। सर 10 में से 2 करने पर भी प्राउड? हाँ, तो वो क्वालिफाई कर जाता था, आईआईटी के अंदर चला जाता था उस जमाने में। सर ओलंपियाड लेवल का पेपर आता था क्या? उससे भी टफ, हाँ, और लगभग लगभग उसी तरीके का, सारे सब्जेक्ट में वो भी। ये तो सर कुछ ज्यादा हो गया। ज्यादा क्या हो गया, इसीलिए तो इतना नाम है। अब तो डाइल्यूट हो गया, अब तो आसान पेपर आता है। अब तो 15 नंबर पे अभी रिजल्ट आया था, आईआईटी का, दिल्ली वालों ने पब्लिश किया है, देखो उसमें 3-3, 4-4 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। लोकस नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है लोकस। लोकस क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर एनटीएससी ऑल्सो, ठीक है। अब इतनी देर से तुम लोग हल्ला कर रहे हो ना, लोकस लोकस लोकस, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है, नहीं तो ये ना तो एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, बकवास। सीबीएसई में तो बिल्कुल नहीं आएगा, एनटीएससी में तो सीबीएसई टच भी नहीं तो करेगा। सर ओलंपियाड वाली चीज है। ओलंपियाड भी नहीं है ये ओलंपियाड का भी नहीं है। ओलंपियाड में भी लोकस नहीं आता है, और लोकस आता है तो ज्योमेट्रिकल लोकस आता है ओलंपियाड में, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लोकस नहीं आता है कभी भी। तो ये है वैसे बहुत ही आसान टॉपिक, इसलिए मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ सकते हैं, और जो सभी बच्चे समझ सकते हैं वही चीज मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं कराऊंगा जो बच्चों को पल्ले न पड़े, ठीक है। मैं बिना वजह के बोले जा रहा हूँ, बच्चे भाग जाए यहाँ पे, नाराज हो जाए मेरे से, है ना, जाके घर पे गाली दे मुझे, ऐसा कुछ नहीं कराऊंगा मैं। तो ध्यान से सुनो बेटा, लोकस क्या होता है ये समझना जरूरी है। मान लो तुम्हारे पास ना एक पॉइंट है, ये मैंने दिखेगा नहीं इसलिए मैंने बड़ा सा बना दिया, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट सपोज मूव कर रहा है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है मतलब ये घूम करके कहीं यहाँ पर चला आया, कभी कभी इस तरीके से यहाँ पर चला आया। मूव करने का मतलब ये हुआ पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट को जनरली पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सपोज एक कोई फिक्स पॉइंट है ओ, और ये मूव करने वाला पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि ओ से उसका डिस्टेंस सेम रहता है, ओ से उसका डिस्टेंस सेम रहता है, मतलब मूव करके यहां भले ही आ जाए, बट ओ से डिस्टेंस अभी भी उसका सेम है। सपोज ए है डिस्टेंस, तो अभी भी डिस्टेंस ए ही। रेडियस टाइप का हो जाएगा मतलब? हाँ, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है ना, उनको भी थोड़ा सा आनंद लेने दो। तो ये अब मूव करके यहां आ गया, तो अभी भी डिस्टेंस ए है, तो ये मूव करके यहां आ गया, तब भी डिस्टेंस ए है, मतलब ये मूव इस तरीके से मूव कर रहा है कि ओ पॉइंट से अपने डिस्टेंस को वो छेड़ नहीं रहा है, मतलब ए ही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मूव कर रहा है। तो होगा क्या, इस प्रोसेस में एक पाथ बन जाएगा। पाथ मतलब समझते हो ना, पाथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ता, ठीक है, हिंदी में बोले तो रास्ता। और पाथ का मतलब ये इस तरीके से पाथ बन जाएगा, एक लाइन। हाँ, लाइन नहीं बनेगा, एक कर्व बन जाएगा, ठीक है। ये जो सर्कल, हाँ, ये जो डॉट डॉट से नहीं, अभी सर्कल पे क्यों जा रहे हो, ध्यान से सुनो तो सही। यहाँ पर ये एक पाथ बनेगा, ये एक पाथ बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा, कर्व बन जाएगा, जो सर्कल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पाथ बन रहा है ना, इसी को लोकस कहा जाता है। ये जो रास्ता बना है, लोकस का मतलब पाथ, पाथ लोकस सेम ही होता है। पाथ एक्चुअली कहीं पर ऐसे कई सारे वर्ड नहीं होते हैं, मतलब इंग्लिश में सिनोनिम्स है एक तरीके से, ये समझो। बोलचाल की भाषा में हम लोग पाथ बोलते हैं, मैथमेटिक्स में उसको लोकस कहा जाता है, बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो पाथ जो है वो लोकस, ठीक है, लोकस का मतलब रास्ता होता है। रास्ता कैसे बना, पॉइंट ने घूम घूम के बनाया है, लेकिन वो पॉइंट अपनी मर्जी से रैंडमली नहीं घूम रहा है, वो इस तरीके से घूम रहा है ताकि ओ से उसका डिस्टेंस सेम है। तब जो रास्ता सर्कमफेरेंस कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो पाथ बना है ना, पाथ को हम लोकस कहें, ये सर्कल कहेंगे, ठीक है, सर्कमफेरेंस नहीं कहेंगे। सर्कमफेरेंस जो है वो एक टर्म है एसोसिएटेड विद सर्कल। सर्कमफेरेंस इज अ टर्म एसोसिएटेड विद सर्कल, एंड सर्कमफेरेंस इज लेंथ, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, लेंथ होता है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं लोकस की, लोकस का मतलब कर्व की। लोकस का मतलब ये भी कह सकते हो जो कर्व बनेगा, लोकस का मतलब जो कर्व बनेगा। तो कर्व कौन सा बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पर लोकस जो है वो एक सर्कल बन रहा है। तो अब यही कहेंगे कि लोकस सर्कल है। इसका लोकस क्या है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, पी पॉइंट का, जो पी पॉइंट मूव करके बनाया है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सॉरी,
उस पाथ को क्या कहेंगे, उस लोकस को क्या कहेंगे, उस कर्व को क्या कहेंगे, सर्कल। ठीक है, उस पाथ को क्या कहेंगे, उस लोकस को क्या कहेंगे, उस कर्व को क्या कहेंगे, सर्कल। बस ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। और यस भी हो सर। सकता है लोकस, लोकस और भी हो सकता है। सपोज ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट्स है। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, पूरा फोकस रखना। नई चीज सीख रहे होते हो तो आपको पूरा अटेंशन चाहिए होगा। ये पॉइंट मूव इस तरीके से कर रहा है कि इन दोनों पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस है, मतलब पीए और पीबी डिस्टेंस सेम रखा हुआ है। पॉइंट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ पर मूव करते हुए आ गया, लेकिन ए पॉइंट से और बी पॉइंट से डिस्टेंस अभी भी सेम है। छोटा हो गया बट उससे क्या, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। ऊपर चला गया, अभी भी पीए पीबी सेम है, पीए पीबी सेम रखना है, बस ध्यान रहे। पी मूव करके नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन अभी भी डिस्टेंस सेम है ए और पीए पीबी का। ठीक है, मूव करके और नीचे आ गया, लेकिन अभी भी तो रास्ता बना ना। देख रहे हो, ये भी रास्ता बना कि नहीं बना, इसने पाथ ट्रेस कर दिया कि नहीं कर दिया। इसके बीच में भी हजारों करोड़ों पॉइंट्स हो सकते थे जो मैंने नहीं लिया है, जो मैंने नहीं दिखाया हुआ है, आप समझ सकते हो। ठीक है, समझ लो बात को। हाँ, तो लोकस बना, लोकस बना, कर्व बना। ठीक है, यही है लोकस। लोकस का मतलब पाथ, रास्ता। रास्ता क्या ट्रेस किया उसने, पाथ ने घूमते घूमते मूव करते हुए क्या रास्ता ट्रेस किया, जो रास्ता ट्रेस किया वही लोकस है। और वो क्या है, वो क्या है, वो दिख रहा है तुम्हें क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन एक बात और, स्ट्रेट लाइन नहीं है, साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबी का। बात समझ में आई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबी का। ये जो लाइन है ना एल, जो भी कह सकते हो आप, इसका नाम, लाइन का नाम एल दे दो अगर, तो ये लाइन जो बना है, ये लोकस जो है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबी का। तो ये समझ में आया सबको? यस सर। तो लोकस वो लाइन है ना, पॉइंट है। नहीं, अभी किसी ने पूछा लाइन है या पॉइंट, क्या बोला, फिर से बोलो, रिपीट करो। किसी ने कुछ पूछा? तो जो लोकस है, लाइन को कह रहे हैं या एबी की जो डिस्टेंस है? जिसने पूछना है वो पूछो ना, जिसने पूछा था वो रिपीट करो, वो बच्चा रिपीट करेगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोकस है, सर जो लोकस है वो पॉइंट पी है या फिर जो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी है वो है? नहीं, लोकस जो होता है वो पाथ होता है। पाथ मतलब रास्ता जो बना है। रास्ता कहाँ बना है भाई? रास्ता दिख रहा है तुम्हें? रास्ता देखो ध्यान से, तुम्हें रास्ता दिख नहीं रहा है? क्या है रास्ता? ये है, ये बना रास्ता, ये है रास्ता, ये रास्ता बना, ठीक है, ये है रास्ता, तो बहुत बड़ी है ये पाथ, पाथ जो ट्रेवल हुआ है। पॉइंट नहीं होता है लोकस, ठीक है। पाथ का मतलब, दो तरह के होते हैं ना हाँ जी सर, लोकस का दो तरह के होते हैं ना, उसका कर्व होता है और एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन को भी कर्व कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन को भी कर्व ही कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन भी कर्व ही है भाई। तो तुम्हारा 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 एक परसेप्शन है ना कि कर्व का मतलब ऐसा होना चाहिए, टिल्ट होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। ज्योमेट्री में ऐसा नहीं कहा जाता है, ये तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है ये चीज। जैसे कई बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर तुम कहोगे कर्व कैसे डिफाइन करोगे कि ये कर्व है, क्या इसका लॉजिक क्या है कि ये कर्व है, क्या कहोगे? बताओ डिफाइन। हाँ, नॉट अ स्ट्रेट, अच्छा नॉट अ स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो डिफाइन कर दो फिर, ठीक है। कर्व, स्ट्रेट लाइन भी कर्व में ही काउंट होता है, ठीक है, कर्व ही है वो, उसमें कोई खास बात नहीं है, स्पेशल बात नहीं है। उसका कर्वेचर से 0 होता है। कर्वेचर क्या होता है, डिफाइन करो कर्वेचर को। सर सर मेरे को इंग्लिश के वर्ड नहीं मिल रहे। द एक्सटेंट टू विच कर्व इज कर्व्ड। कर्वेचर एक बहुत ही भारी वर्कम वर्ड है। कर्वेचर का मतलब होता है एंगल ऑफ कंटिंजेंसी, एंगल ऑफ कंटिंजेंसी डिवाइड बाय लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, उस रेशियो को कहा जाता है कर्वेचर, ठीक है। एंगल ऑफ कंटिंजेंसी डिवाइड बाय लेंथ, आर्क लेंथ की, आर्क लेंथ को कहा जाता है कंटिंजेंसी। तो वो सब फालतू चीजें पचड़ों में मत पड़ो। अब तुम्हारा परसेप्शन है, उस परसेप्शन को चेंज करो कि स्ट्रेट लाइन कर्व है, और साथ ही साथ ये जो हमने ड्रॉ किया था वो भी एक कर्व है, सर्कल भी एक कर्व है। बस बात इतनी सी, खत्म। अभी मैं तो भूल ही गया कि मैं क्या बताने वाला था। हाँ, याद आ गया। अभी जो हमने जितनी बातें की है ना लोकस के बारे में, तो सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं और ध्यान से सुनना, है ना। जो जितना मैं बोल रहा हूं बस उतने को ही आपको सही मानना है, अपनी मर्जी से कुछ अब उल्टा पुल्टा मत सोच लेना, ठीक है। एक पॉइंट जब भी मूव करता है ना तो उससे एक पाथ ट्रेस होता है, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, वो
और भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मान लो कि एक लाइन है, दिखाई देता हूँ मैं लो, एक लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है, एक लाइन है और फिक्स पॉइंट है, मत बोलना क्या बोला मैंने, लाइन है जो फिक्स है, मतलब इस लाइन को चेंज नहीं कर सकते हो, और ये पॉइंट है जो फिक्स है, फिक्स पॉइंट कर दिया हमने, इसको हमने टिका दिया है कहीं से, फेविक्विक से चिपका रखा है, मतलब ये हिल नहीं सकता है अभी। और एक मूविंग पॉइंट है, और वो मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से डिस्टेंस सेम है। समझ रहे हो बात को, मतलब ये जो OA और OP जो है वो सेम है, सॉरी P ले लेते हैं इसको, OP और PA सेम है, P पॉइंट मूव कर रहा है, मूव करके मान लो यहां आ गया, अभी भी O पॉइंट से और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात चल रही है, सेम है। मान लो मूव करके यहां आ गया, अभी भी डिस्टेंस जो है सेम ही है, P पॉइंट मूव करके आ गया यहाँ पर। मान लो मूव करके यहां आ गया तो अभी भी डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है। मान लो मूव करके यहां आ गया, अभी भी इस लाइन से डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है। जब तुम इसको ड्रॉ करोगे ना तो तुम्हें क्या दिखेगा पता है, ये लोकस क्या बनता है, ये लोकस बनता है एक पैराबोला। तो ये भी एक लोकस हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लोकस में, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो मैंने बताया ध्यान से सुनो, लोकस का मतलब होता है एक पॉइंट है P जो मूव करता है, ठीक है, मूव करता है, और उससे जो रास्ता बनता है, उससे जो पाथ ट्रेस होता है उसको लोकस कहा जाता है। वो कर्व हो सकता है, मतलब वो कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं क्या हो सकता है वो, और ना ही हमें जानना है। बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, जो मेन पॉइंट ये है कि P पॉइंट एक पॉइंट होता है जो मूव कर रहा होता है कंडीशन को फॉलो करते हुए, कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए। जैसे हमने अभी लास्ट कंडीशन क्या लगाई थी कि एक स्ट्रेट लाइन फिक्स है, एक मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स पॉइंट है, और एक पॉइंट मूव कर रहा है जिससे लाइन का डिस्टेंस सेम मेंटेन हो रहा है, मतलब ये दो डिस्टेंसेस सेम मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है, दो डिस्टेंसेस सेम मेंटेन हो रहे थे, यही कंडीशन हो गया कि भाई डिस्टेंसेस को सेम रखना है। तो जो पाथ बनता है, P पॉइंट मूव करके जो पाथ बनाता है उसको हम कहते हैं लोकस है, ठीक, लोकस बनता है। और लोकस सर्कल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और हम उसको जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दिया उसी वर्ड को मैंने, उसको जानने में हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हम क्या जानने में इंटरेस्ट, सुनो तो पूरी बात तो बोलने नहीं दोगे तो कैसे होगा। हम क्या जानने में इंटरेस्टेड है, वो ये है इक्वेशन। इक्वेशन क्या आएगी वो बताओ हमें, इक्वेशन क्या आएगी वो बताओ हमें। जैसे मान लो आपसे कहा जाता है बेटा कि एक पॉइंट है, इसको मारो गोली भाई, गोली नहीं मारते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, फिक्स है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, और आपसे कहा जा रहा है एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि इस फिक्स पॉइंट A से उसका डिस्टेंस हमेशा 3 रहता है, ठीक है। लोकस बताओ क्या होगा। आप सबको पता है कि जब इस पॉइंट को फिक्स रखते हुए हम इसको घुमाएंगे तो सर्कल बनेगा, ठीक है, लेकिन हमें नहीं जानना है सर्कल है कि क्या है, मुझे नहीं जानना है सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, नहीं जानना है। हमें डिस्टेंस फार्मूले से एक इक्वेशन निकाल के दिखा देना है और वही आंसर होगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अब कई बच्चे कहेंगे कैसे 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 कैसे, कई बच्चे कहेंगे कैसे कैसे, बिल्कुल देखो कैसे। PA आपको 3 दिया हुआ है तो PA स्क्वायर तो 3 9 दे दिया ना, PA स्क्वायर तो 9 हो जाएगा ना। अब PA स्क्वायर तो आप निकाल सकते हो ना बेटा, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो सभी बच्चे, PA तो डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दिया, यही लोकस है। लोकस क्या है, यही लोकस है। अब मारो गोली इसको, ये क्या है, ये पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है हमें नहीं जानना है, ना जानना है हमें, ना हम इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्या है ये, आपको इक्वेशन निकाल के दिखाना है। 10th क्लास में खाली आपको इक्वेशन निकाल के आना चाहिए कि इक्वेशन क्या निकल के आ रही है। हाँ, ये अलग बात है कि इसको चाहे तो कुछ बच्चे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो अच्छा और भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। सर तो लोकस और डिस्टेंस फार्मूला में कुछ डिफरेंस नहीं है? नहीं, तो ये फिर से गलत तुमने रीड कर लिया। लोकस इतना सारा भाषण दिया, क्या वो डिस्टेंस फार्मूला से कहीं कनेक्टेड था? और सर नहीं सर, कनेक्टेड तो नहीं, पर फार्मूला तो सेम ही है। फार्मूला तो सेम ही है, थोड़ा डिटेल में सोचना, तुम एनालाइज करना इस बात को। डिस्टेंस फार्मूला इज जस्ट अ टूल टू फाइंड द लोकस ऑफ सर्टेन सिचुएशन, ऑफ सर्टेन सिचुएशन, इन सर्टेन सिचुएशन। डिस्टेंस फार्मूला बस छोटा सा टूल है एक तरीके से लोकस फाइंड करने के लिए। समझ में आया? अच्छा, मतलब सर ये फॉर्मूला मेनली लोकस का है, पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला के रूप में पढ़ते हैं। हाँ, कह सकते हो इस चीज को, ठीक है, लेकिन वही है कि तुम खुद से सोचना एक बात की क्या तुम पूछ रहे हो, क्या जानना चाहते हो। तुम जब खुद से सोचोगे ना तुम्हें आइडिया लगेगा। लोकस क्या होता है, पाथ ट्रेस्ड होता है, ठीक है, पाथ ट्रेस मतलब पाथ जो बनता है, रास्ता जो बनता है वो सर्कल होगा।
ओके, अब उसके बाद हमें क्या जानने में इंटरेस्टेड है, हम इक्वेशन जानने में इंटरेस्टेड है। तो इक्वेशन हमने निकाल दिया। कैसे इक्वेशन निकला है? तो इक्वेशन निकला है, जो सिचुएशन दिया हुआ था ना उसको हमने एक्सप्लॉइट किया। क्या सिचुएशन दिया हुआ था? एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट P है, तो वो वेरिएबल पॉइंट होगा। वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल मतलब मूव कर रहा है तो वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा है तो वेरिएबल को जनरली एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी वेरिएबल होता है ना उसको एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं मूविंग पॉइंट को। उसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि 2,3 से उसका डिस्टेंस 3 है। तो भाई अब इसमें तो सीधा सीधा हमारा दिमाग यही लगेगा ना कि सीधा सीधी सी बात है कि इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल के जो इक्वेशन आएगी वही लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आगे की क्लासेस में आप जाओगे, अगले साल 11वीं क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि इस इक्वेशन को देखते ही कैसे आप बता दोगे कि ये सर्कल है, ये क्या है, और सर्कल है तो उसका सेंटर क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, अगली क्लास में आप लोग सीखोगे। अभी के लिए बस इतना ही सफिशियंट है आपको जानना कि लोकस क्या होता है, वो डिफाइन मैंने कर दिया। एंड लोकस फाइंड करने के लिए, लोकस फाइंड करने के लिए मतलब लोकस का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, लोकस से हमारा मतलब इक्वेशन है यहां पर, तो लोकस का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला को कभी यूटिलाइज करेंगे, कभी हो सकता है कुछ और भी आ जाए तो उसको भी एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको यूज करते हुए हम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला इज जस्ट अ टूल टू फाइंड द लोकस इन दिस सिचुएशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सर इसका कोई जनरलाइज्ड इक्वेशन भी है लोकस का? नहीं लोकस का जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होगा, क्यों होगा? अरे भाई सबका लोकस अलग अलग होगा ना। लोकस का मतलब क्या? पाथ। तो पाथ क्या एक ही होगा? नो सर, पाथ अलग अलग हो सकता हाँ, और जो, हाँ अब मैं समझ गया तुम क्या पूछ रहे हो। तो वो एक पर्टिकुलर चीज है, वो एक पर्टिकुलर चीज होती है जो तुम कह रहे हो, ax² + by², वो एक स्पेशल चीज होती है। दुनिया में करोड़ों टाइप के लोकस हो सकते हैं, ठीक है। अब करोड़ों का एक ही इक्वेशन होगा ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो जो है वो हमारी जो स्टडी होती है बहुत लिमिटेड होती है, तो इसलिए जो तुम कह रहे हो ना कि एक इक्वेशन होती है जो तुमने देखा होगा, तो वो एक बहुत ही लिमिटेड चीज के लिए 11वीं 12वीं के लिए होता है, 11वीं 12वीं क्लास तक के लिए, ठीक है चलो उसके लिए कर देंगे हम लोग, लेकिन वो सबके लिए नहीं होता है, मतलब जनरलाइज नहीं होता है इक्वेशन कोई। फालतू की चीजें कर रहे हैं बेटा हम लोग अभी, तो इसके लिए आप लोगों से मैं माफी चाहता हूँ कि फालतू की चीजें कर रहे हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस फालतू चीज का, तो इसको खत्म करते हैं जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो और उसके बाद खत्म करते हैं इसको, क्योंकि ना तो ये सीबीएसई में आना है और एनटीएससी में भी आने के चांसेस ना के बराबर है। मैं इसलिए रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आजकल ना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एनटीएससी वाले, तो क्या पता कल को दे दिया तो कहोगे कराया नहीं, इसलिए मैंने रिस्क नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं करा रहा हूँ, लेकिन चांसेस कम ही है। देख लेता हूँ कहीं आया तो नहीं है। करो बेटा इस क्वेश्चन को करो। इक्वेशन बनानी है बेटा, सिचुएशन को पढ़ो समझो और सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन निकालो। अब मूविंग पॉइंट पी है, तो मूविंग पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कॉमा वाई ले लो, बस बात खत्म। उसके बाद जो सिचुएशन दी हुई है उसको एक्सप्लोर करो। ओह सॉरी।
PA by PB 3/2 दिया हुआ है, तो PA स्क्वायर बाई PB स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 9/4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में। अब सर आ गया मेरा। वेरी गुड सर मैं PA एक बार स्क्वायर इक्वेशन बोल, सर एक बार इक्वेशन बोल दे रहा हूँ। PA स्क्वायर, हाँ बोलो 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 बेटा। सर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 225 माइनस 72x प्लस 54y इक्वल्स टू 0। सर मेरा भी ओके, सेम आ ठीक रहा है, है। वेरी गुड। सर यही आ रहा है। PA स्क्वायर की लेंथ कैसे निकलेगी बेटा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन में PB स्क्वायर की लेंथ कितनी आएगी बच्चों? x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3, y माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब y प्लस 3 का स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस होता है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब इसके बाद मत कहना कि नहीं समझ में आया, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ जो आप लोगों को आता है करना। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो वो चीज आपको पता है कैसे करते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 54y प्लस 225 इज इक्वल टू 0। यही है वो इक्वेशन, ठीक है, यही है वो इक्वेशन जिसको हम कहेंगे कि लोकस है। किसका? इस पॉइंट P का। पॉइंट P ने जो रास्ता बनाया है, पाथ बनाया है, वो पाथ, उस पाथ का इक्वेशन वो यही है, या लोकस यही है, ठीक है। समझ में आई बातें? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन देखें जल्दी जल्दी। यस सर। एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये देखो, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो ये पूरा एक्सरसाइज एनटीएससी में जितने भी दिए हुए हैं ना, मतलब आर्काइव में, वो कई बार ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, कई बार कुछ और यूज करके करते हैं, मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोगों ने अभी नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं वो क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन प्योरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वही दे रहा हूँ। नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है ये, याद करो। सर मेरे को सरकम सेंटर का तो वो लग रहा है कि सर्कल बना सकते हैं। नहीं, सर्कल बना सकते हैं, लेकिन तुम याद करो कि ये एपीबी का एरिया याद करो, और ये एरिया नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, ये इक्वल होते थे, याद है? यस सर। मीडियन होगा। सर एरिया सेंट्रोइड एपीबी होगा। बीपी। सर सेंट्रोइड होगा। ये द सेंट्रोइड ऑफ एबीसी। सर सेंट्रोइड ऑफ एबीसी होगा। करेक्ट, सेंट्रोइड होता है तभी ऐसा होता है। ये जस्ट फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जिस बच्चे ने नाइन्थ क्लास का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला चैप्टर सही से नहीं किया होगा उसको नहीं पता चलेगा ये, ठीक है। और जिसने किया होगा वो बस देखते ही टिक कर देगा सी पे, बस खत्म। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है। ये हमें पता होना चाहिए कि जब सेंट्रोइड होता है तब इस तरीके से एरियाज इक्वल हो जाते हैं। एपीबी बीपीसी एपीसी तीनों एरियाज इक्वल हो जाते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। सर मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं था, पर एनटीएससी का क्वेश्चन था। यस यस। लीनियर इक्वेशन याद है सब लोगों को? यस सर। यस सर। देखो लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हुए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है।
ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो इसके ऊपर कोई पॉइंट अगर हमें लेना है तो हम अल्फा कॉमा 5 अल्फा प्लस 3 ले सकते हैं। क्यों? y जो है वो 5x प्लस 3 है, y जो है वो 5x प्लस 3 है, तो x को अगर अल्फा ले लेंगे तो y तो 5 अल्फा प्लस 3 हो जाएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर कोई पॉइंट जो होगा इस लाइन के ऊपर वो अल्फा कॉमा 5 अल्फा प्लस 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि m मिड पॉइंट है PQ का, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप तो जानते ही हो, फार्मूला जानते ही हो ना बेटा, अल्फा प्लस 3/2 कॉमा 5 अल्फा प्लस 3 माइनस 2/2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर ही देते हैं इसको। क्या आएगा बच्चों? 5 अल्फा प्लस 1/2। बात समझ में आई सबको? यस सर। वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास अब यहाँ पर करने के बाद आपके दिमाग में आएगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा यहाँ से हम ना पुट करके देखते हैं वैल्यू y की जगह पे। सपोज इसमें हम यहाँ पर y की जगह पे पहले वाले में 5 अल्फा प्लस 1 रख के देखते हैं और x की जगह पे अल्फा प्लस 3/2 रख के देखते हैं, कौन से में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, कौन से में सेटिस्फाई हो रहा है ये चेक करके देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चेक करके देखना पड़ेगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा आएगा, कौन सा इक्वेशन सही है। तो ये चेक करके देखना पड़ेगा आपको। x की जगह पे रखो ये वैल्यू और y की जगह पे ये वैल्यू रखो और चेक करके देखो कौन से में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और भी ट्रिक हो सकते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए वो नहीं कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करके ही हम चेक कर सकते हैं बेटा। चेक करके देखो तो कौन से में सेटिस्फाई हो रहा है। y की जगह पे 5 अल्फा प्लस 1/2 और x की जगह पे अल्फा प्लस 3/2 पुट करके देखेंगे इन इक्वेशंस में से कौन से में सेटिस्फाई हो रहा है। सर सी है सर। सी आ रहा है? सर बी। क्या आ रहा है? बी? सर बी आ रहा है सर, बी। ओके सर बी आ रहा है। तो 5 और x माइनस 7/2 रख के देखते हैं। तो देखो 5x की जगह पे क्या रखना है बेटा? 5 अल्फा प्लस सॉरी आई एम सॉरी ये गलती हो गई। x की जगह पे क्या रखना है बेटा? अल्फा प्लस 3/2 और माइनस 7/2। अब ये सिंप्लीफाई होकर के ना ये 5x माइनस 7 ये जो है ना सिंप्लीफाई होकर के y के बराबर मतलब इसके बराबर आ जाना चाहिए। 5 अल्फा प्लस 1/2 के बराबर आ जाना चाहिए, तब माना जाएगा सही होगा ये। तो 5 अल्फा प्लस 15 माइनस 14 अपॉन में 2 2 जा 4, तो 5 अल्फा प्लस 1/4 आ रहा है। नहीं ये तो नहीं हुआ ना सर, इक्वेशन में तो डिवाइडेड बाय 2 था ही नहीं। ये 2 तो था, तो ये 2 तो है सर इक्वेशन में 5x अब -7 अपॉन में 2 नहीं था। तो क्या था? 5x प्लस 3 था। 5x -7 ही था बस। नहीं ऑप्शन में कह रहा हूँ ना, किस पॉइंट समझे नहीं बात को। देखो ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट किस लाइन के ऊपर लाई करेगा ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो x की जगह पे ऑप्शन बी है आंसर। ओके ऑप्शन बी देख लेते हैं। यस ऑप्शन बी ही होगा क्योंकि अब दिख गया मुझे। ठीक है, ऑप्शन बी ही होगा। ऑप्शन बी में रखो तुम x की जगह पे ये वैल्यू, हाँ ये रखो। तो देखो 5 टाइम्स अल्फा प्लस 3/2 और माइनस 7 करके देखोगे ना तो ये आ जाएगा, ये वाली जो पार्ट है ये 5 अल्फा प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये देखो -7, हाँ सिंप्लीफाई करके देखो आ जाएगा। देखो ये अपॉन में 5 अल्फा माइनस 1/2 सॉरी 5 अल्फा प्लस 1 यही आ गया ना। देखो ना 5 अल्फा प्लस 2 आ गया, तो मतलब सेकंड ऑप्शन ट्रू है, सेकंड ऑप्शन ट्रू है, ये बी आंसर है इसका। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लेंदी था। आई थिंक सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेकंड स्टेज में आया हुआ है, लेकिन हम इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन को क्लब करके क्वेश्चन बनाया गया है, तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को। थोड़ा लेंदी है लेकिन हो जाएगा सॉल्व।
ये देखो, ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट 2 साल पहले का। सर पॉसिबल ही नहीं है। अरे ओके, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? इंटीजर बेटा, इंटीग्रल कितनी बार पूछ चुके हैं कई बच्चे। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होता है, इंटीजर। अब ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इंटीजर तुम सर नहीं पॉसिबल है सर। हाँ, कैसे करेंगे? अब ये बच्चे जिसने कर रखा होगा, जिसको सर मैं आइडिया होगा, बताऊं? हाँ एक मिनट, जिसने पहले से कर रखा होगा उसको तो पता होगा कि ये नहीं होगा, तो सीधा सीधा टिक लगा देगा कि सच अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जिन बच्चों को आइडिया नहीं है वो बच्चे कैसे करेंगे? आप क्या करना बेटा, आप ना जानबूझ के ऐसे ट्राइंगल बना लेना, 1,2 ले लेना, 0,0 ले लेना, और इसको 3,5 ले लेना, और फिर देखना आप, ठीक है? इक्विलैटरल ट्राइंगल लेना है ना। अच्छा सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गई मेरे से। ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट लेते हुए इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है, तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया, नहीं कर सकते हैं ऐसे प्रैक्टिकली। हाँ बोलो बोलो बच्चे, क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, बोलो। सर मैं तो ये बोल रही थी सर कि जैसे हम जो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम √3/4 a² ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली, सर अगर हमारे इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे तो यस, सर वो इरेशनल नंबर आएगा। बिल्कुल और सही सर बात। अगर हम उस वाले एरिया वाले फॉर्मूला से निकालेंगे तो सर क्योंकि सब इंटीजर्स है तो सर एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। या फिर सर एग्जैक्टली, अगर हाफ से डिविजिबल नहीं हो तो एक रैशनल नंबर आएगा। और सर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, यही तरीका ही होता है। ठीक है, देखो होगा क्या कि ये बड़ा ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये अब जिसने कर रखा होगा वही बच्चा है वहां पर स्ट्राइक कर पाएगा उसको, नहीं तो ये कर नहीं पाएगा बच्चा ये क्वेश्चन। और नहीं तो अपना कुछ तुक्का लगा दो तो अलग बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन माना जाएगा। होता क्या है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो उसका एरिया जो है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, और x1 y1 x2 y2 सब तुम्हें इंटीजर लेने हैं। तो कॉमन सेंस लगाओ कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, जब x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबके सब इंटीजर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? एक इंटीजर वैल्यू आएगी, या मे बी फ्रैक्शन आएगी, है कि नहीं? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा ये एक रैशनल वैल्यू आएगी, रैशनल। और राइट हैंड साइड जो है वो देख सकते हो तुम यहाँ इरैशनल है। तो ये कैसे पॉसिबल है? राइट हैंड साइड जो है वो इरैशनल और लेफ्ट हैंड साइड रैशनल, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए हम कहेंगे ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स लेते हुए कभी भी सारे, मतलब आप तीनों पॉइंट्स को, तीनों कोऑर्डिनेट्स को आप इंटीजर ले लो, मतलब x1 y1 x2 y2 सब के सब इंटीजर ले लो, और साथ ही साथ आप सोचो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एरिया का फार्मूले से हम निकालेंगे तो ये आएगा 1/2 x1, ये सारी बातें, और ये एक रैशनल वैल्यू है, और √3/4 a² एक इरैशनल वैल्यू है। तो दोनों रैशनल इरैशनल कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ओके सर। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की, एक क्वेश्चन लास्ट क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वो इरेशनल √3 की वजह से है। हाँ बिल्कुल सर, पर अगर कोई ऐसा साइड नहीं हो सकता जिस 3 का 4th रूट? नहीं हो सकता। ये a² a जो साइड है ना, वो भी तो देखो क्या आएगा, रैशनल ही आएगा ना। साइड की लेंथ कितनी होगी? x2 - x3 का स्क्वायर प्लस y2 - y3 का स्क्वायर। सर अगर इरेशनल भी हो तब भी स्क्वायर होके रैशनल ही हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये रैशनल ही तो वैल्यू आएगी, जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, तो ये रैशनल वैल्यू तो होगी x2 - x3 और y2 - y3 का स्क्वायर, क्योंकि ये x1 y1 सब इंटीजर्स हैं। सर नंबर की समझ होनी चाहिए मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, आई बात समझ में सबको? ये भी पुराने जमाने में 70s 80s में आया हुआ IIT में क्वेश्चन है ये 70s और 80s में जो IIT होता था ना, तो उस जमाने का आया हुआ क्वेश्चन है ये देखो बेटा, CBSE में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं ये देखते हैं। सेक्शन फार्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन है। यस, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको?
करो बेटा, सॉल्व करके दिखाओ। देखो आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर निकालने से क्या होगा कि आप 90 प्लस आ जाओगे, 90 प्लस में आप स्कोर कर लोगे। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो आप 90 प्लस आ जाओगे, ठीक है। आप आंसर थोड़ा टाइम लेते हो, मतलब आपने सॉल्व भी किया और उसमें थोड़ा बहुत आपने एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो 95 प्लस में आ सकते हो मैथ्स में। और अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 की बात करनी है, 100 आउट ऑफ 100 की बात करनी है, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ क्वेश्चन को करना पड़ेगा। मतलब जैसे एक देखो ना, छोटे बच्चे को जैसे करते हैं ना, छोटे बच्चे को पेरेंट जैसे संभालते हैं ना, बिल्कुल एकदम पेशेंटली, एकदम बिल्कुल ध्यान से, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। हाँ, सर 0 है क्या? एक एक चीज को ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा, तब आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, ठीक है। तो आप सोच लो आपको कहां पर स्टैंड करना है, तो उस हिसाब से अपने एफर्ट्स को आप करना है। आंसर निकालना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीबीएसई में मेरे ख्याल से बच्चों के जिसके 100 में 100 नहीं आते हैं, या सॉरी जिसके 90 से कम नंबर आते हैं, वो तो क्राइम कर रहे हैं, उनको तो जेल होनी चाहिए। रेशियो 1 है और m की वैल्यू 0। m 0 है सर 1:1 इज द रेशियो। 2,3 और ये 6,-3 है। और P पॉइंट है जो m0 है, P पॉइंट है जो कि 4,m है ना। K:1 रेशियो ले लेते हैं बेटा। लेट द रेशियो बी K:1। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो, 6K + 2 अपॉन में K+1, कॉमा -3K + 3 अपॉन में K+1 as coordinates of P are 4, m, therefore 6K + 2 is upon में K+1 is equal to 4. That means 6K + 2 is equal to 4K + 4 और 2K is equal to, या ऐसे लिखना चाहिए, 6K - 4K is equal to 4 - 2 और 2K is equal to 2 और K is equal to 2/2 और K is equal to 1। तो ये हो गया आपका इसका मिड पॉइंट होगा ना। हाँ, K मिड पॉइंट, मतलब K:1 सॉरी K:1 रेशियो K:1 था, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू 1:1। और यहां से आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी आप लिख सकते हो। साथ ही साथ आपको ये भी पूछा गया है M की वैल्यू, ठीक है। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ऑल्सो M जो है वो आपका -3K + 3 अपॉन में K+1 है। अब इसमें K की जगह पे 1 रख दो, तो -3 + 3 अपॉन में 1 + 1, तो 0/2 आ जाएगा, which is 0, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, फाइनल कंक्लूजन ये लिख सकते हो, हेंस रेशियो इज इक्वल टू 1:1 एंड M इज इक्वल टू 0। एक्सप्लेन करना है अपनी तरफ से, पूरा एफर्ट लगा दो, कुछ भी छोड़ो मत, है ना, कोई भी स्कोप मत दो किसी को भी मार्क्स कट करने के लिए, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सारे आते नहीं है उनको सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन वो थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, जल्दबाजी दिखा देते हैं, या एक्साइटमेंट में कि ये सारे क्वेश्चन तो आसान ही है तो मेरे से तो हो ही जाएंगे, तो उस चक्कर में क्या होता है 95, 96, 97 कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड में तो मैंने बोला ना अभी, जैसा कि 90 नंबर से कम किसी के आते हैं तो उसको तो जेल होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ ऐसा खास होता नहीं है, तो 100% लाया जा सकता है अगर सीरियसली आप करोगे तो। आप एकदम बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह जैसे करते हैं ना पेरेंट टेक केयर, वैसे ही आपको क्वेश्चंस को बच्चे की तरह हैंडल करना है, एक एक चीजों को एक्सप्लेन करना है, एक एक चीज को लिखना है, कुछ भी मार्क्स काट लेती हैं। कोई भी स्कोप नहीं देना है आपको, ठीक है। अब देखो अभी मार्क्स काट रहे हैं तो वो आपकी गलती है, ठीक है। मैंने तो जितने भी बच्चों को मैं एक्सपेक्ट करता था, तो या तो उनके नंबर आते हैं या नहीं तो उनके एक या दो नंबर कटते हैं, ठीक है। अब ये कोई बच्चा ऐसे कहे कि मेरे 90 मार्क्स आए हैं, मेरे 85 मार्क्स आए हैं, मेरी मैम मार्क्स काट लेती है, तो मैं मानूंगा कि भाई जेन्युइन ही कटता होगा तुम्हारा मार्क्स, ठीक है। हाँ ठीक है, 1-2 नंबर कट जाता है, लेकिन अब इतने 10-10 नंबर थोड़ी कट जाते नहीं सर, होमवर्क और क्लास वर्क में जो प्रोजेक्ट्स और ये सब होती है, कोई नहीं, अब उसके लिए 20 सॉल्यूशन, मार्क्स। हाँ वो सॉल्यूशन आप निकालो, उस चीज का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, है ना। आप इतने कैपेबल हो कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि क्या करना चाहिए। देखो स्मार्टनेस दिखानी है बेटा, स्मार्टनेस दिखानी है, और क्या करना है, बस स्मार्टनेस दिखाओ यही तो है। और क्या कर सकते हैं हम, हमें किसी को प्रूव नहीं करना है कि हम सबसे तोप हैं, सबसे बड़े 30 मार्क खाना है, हमें ये नहीं प्रूव करना है, हमें ये देखना है कि हमारा काम कैसे निकल रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए वर्क करो, उसके लिए एफर्ट लगाओ, ठीक है बेटा।
तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आज भी क्लास हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे, क्योंकि मेरी अभी फिर से एक क्लास है थोड़ी देर के बाद, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। यस हाँ ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मैथ भी करेंगे। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर फिर अगली क्लास से हाँ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ